हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीकेज़ स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसा कि आप अच्छे से जानते हो, यहाँ पे आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स को आसान हिंदी भाषा में समझाया जाता है। यहाँ आज हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट या फिर वीडियोस की लिस्ट में भी जा सकते हैं। वहाँ से आपको सारे पार्ट्स आसानी से या फिर इस क्लास के बाकी के चैप्टर्स भी आसानी से मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है कुदरती संसाधन, मतलब ऐसी कुदरती चीज़ें जो भगवान ने हमें दी हैं और हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं। तो अभी तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उस पे नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं और इन नेचुरल रिसोर्सेज का हमें क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है एयर, मतलब हवा के फ़ायदे में, कि जो एयर है वो किस तरह से मौसम को कंट्रोल करती है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि जो एयर की मूवमेंट है उससे विंड क्रिएट होती है और वो जो विंड है वो किस तरह से हमारे लिए लाभदायक है। देन उसके बाद हमने पढ़ा रेन के बारे में, मतलब बारिश के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से बारिश होती है और बारिश हमें क्या फ़ायदा देती है। तो अभी तक हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि बे ऑफ बंगाल में अक्सर डिप्रेशन की वजह से या बे ऑफ बंगाल में जो है लो प्रेशर एरिया होने की वजह से हमारे भारत के बहुत से जगहों पे बारिश होती है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं हमारा टॉपिक 14.1.4 एयर पोल्यूशन। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए बुक रीडिंग करते हैं। We keep hearing of the increasing levels of oxides of nitrogen and sulfur in the news। मतलब हम खबरों में अक्सर ये सुनते रहते हैं कि हमारी हवाओं में नाइट्रोजन और सल्फर जो है वो बढ़ता जा रहा है। People often bemoan the fact that the quality of air has gone down since their childhood। bemoan का मतलब होता है चुप रहना, मतलब लोग अक्सर इस बात को लेकर चुप रहते हैं और इस सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं कि उनके बचपन के मुकाबले आज अगर हम देखें तो जो हवा है उसका स्तर, जो उसकी क्वालिटी है वो ज़्यादा ख़राब हो गई है। हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ एयर अफेक्टेड एंड हाउ डज दिस चेंज इन द क्वालिटी अफेक्ट अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। तो मतलब अब सोचने की बात यह है कि किस तरह से जो हवा है उसकी जो क्वालिटी है वो किस तरह से अफेक्ट हुई है, मतलब उसमें कैसे चेंजेस आए हैं, वो किस तरह से आगे से पहले के मुकाबले बुरी हुई है और इस चेंज की वजह से हमारे जीवन पर या बाकी जो दूसरी तरह का जीवन है, हम इंसानों के अलावा जो बाकी जीवन है पृथ्वी पर, उस पर क्या असर हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं द फॉसिल फ्यूल्स लाइक coal and petroleum contain some small amounts of nitrogen and sulfur। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मतलब ऐसे फ्यूल्स, ऐसा ईंधन जो बहुत सी चीज़ों के फॉसिलाइजेशन से, फॉसिलाइजेशन कैसे, मतलब जब जो बहुत सारे पेड़ होते हैं या बड़े बड़े जानवर होते हैं, ये सब जब हज़ारों सालों के लिए धरती के नीचे दबे रहते हैं तो वहाँ पे उनमें अलग तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से वो कोल या पेट्रोलियम की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो कोल और पेट्रोलियम होता है इनमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर होता है। व्हेन दीज फ्यूल्स आर बर्न्ड, जब हम इन ईंधनों को जलाते हैं, नाइट्रोजन एंड सल्फर टू आर बर्न्ड, और उसकी वजह से जो नाइट्रोजन होता है और सल्फर होता है वो भी जलता है एंड दिस प्रोड्यूसेस डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। और इसकी वजह से जो नाइट्रोजन है और सल्फर है उसके ऑक्साइड्स पैदा होते हैं। नॉट ओनली इज़ द inhalation of these gases dangerous, they also dissolve in rain to give rise to acid rain। सबसे पहली बात है कि ये जो गैसें हैं नाइट्रोजन और सल्फर, पहली बात तो इनका सांस के द्वारा अंदर लिया जाना ही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। मतलब अगर कोई इंसान नाइट्रोजन गैस सूंघ ले या फिर सल्फ़र गैस सूंघ ले तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसके अलावा ये जो गैसें हैं अगर ये वातावरण में हैं तो ये
जो बारिश है उसमें घुलकर भी एसिड रेन बना सकती हैं। द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर। तो जब ये जो फॉसिल फ्यूल्स जो जैसे कोयला है, ये पेट्रोलियम है, जब इनको हम जलाते हैं तो उसकी वजह से जो हवा है उसमें भी बहुत से ऐसे कण हैं जो सिर्फ हवा में ही लटके रहते हैं और पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते। दीज सस्पेंडेड पार्टिकल्स कुड बी अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स और द सब्सटेंसेस कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स मतलब ये जो ऐसे कण हैं जो हवा में लटके रहते हैं फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से और पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते, ये जो कण हैं इन कणों को मोस्टली ये अक्सर जो होते हैं अनबर्न्ड मतलब बिना जले कार्बन के कण होते हैं और इनको अक्सर हम कार्बन्स का नाम देते हैं। प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ ऑल दीज पोल्यूटेंट्स कॉज द विजिबिलिटी टू बी लोअर्ड especially in cold weather when water also condenses out of air। और ये जो पार्टिकल्स हैं मतलब ये जो छोटे छोटे कार्बन के कण हैं, अगर ये हवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो इनकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। मतलब जब हम हवा एक जगह से खड़े होकर दूसरी जगह पे देखते हैं, अगर हवा गंदी हो तो उसकी वजह से हम हवा के पार दूसरी तरफ आसानी से नहीं देख पाते। और इसके अलावा ये जो ऐसी जो कंडीशन है ये सर्दियों में हमारा दूर तक देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देती है, क्योंकि सर्दियों में तो जो हवा में मॉइस्चर है, जो हवा में पानी के वाष्प हैं वो भी जम जाते हैं। तो दिस इज़ नोन एज स्मॉग। और ऐसी जो कंडीशन होती है जिसमें पानी के कण भी जमे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा कार्बन पार्टिकल्स हवा में होते हैं, तो इस तरह की कंडीशन को स्मॉग कहा जाता है एंड इज़ विजिबल इंडिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। और यही जो कारण है, जब ऐसा होता है तो हम इसे एयर पोल्यूशन का नाम देते हैं। Studies have shown that regularly breathing air that contains any of these substances increases the incidence of allergy, cancer and heart diseases। तो अभी तक जितने भी शोध हुए हैं, जितने भी वैज्ञानिकों ने स्टडीज़ की हैं, उसमें ये क्लियरली बताया गया है कि अगर आप पोल्यूटेड एयर लंबे समय तक उसमें आप सांस लेते हो तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी एलर्जीज़ हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है या फिर हार्ट डिजीज़ दिल की बीमारियां हो सकती हैं। एंड इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। मतलब जब ये सारी जो चीज़ें हैं जैसे कार्बन के पार्टिकल्स हुए, धुआं हुआ, ये सब चीज़ें जब हमारी जो हवा है उसमें अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं तो इसे हम एयर पोल्यूशन का नाम देते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास एक्टिविटी 14.6। Organisms called lichens are found to be very sensitive to the levels of contaminants like sulfur dioxide in the air। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिचेंस नाम का जो जीव होता है वो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है उसको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। एज डिस्कस्ड इन अर्लियर सेक्शन 7.3.3, lichens can be commonly found growing in the barks of trees as a thin greenish white crust। तो ये जो लिचन्स होते हैं ये क्या होता है, एक तरह से हरे सफ़ेद रंग की एक लेयर होती है जो हमारे पेड़ों पे बनती है। सी इफ़ यू कैन फाइंड लिचन ग्रोइंग इन द ट्रीज़ इन योर लोकेलिटी। तो अगर आपको ये मिल पाए अपनी लोकेलिटी में तो इसे ध्यान से देखिए। कंपेयर द लिचन ऑन द ट्रीज नियर द बिजी रोड्स एंड ट्रीज एंड समवेयर सम डिस्टेंस अवे। तो ये जो लिचन है, जो सड़कों के पास की लिचन है, उसे आप ध्यान से देखें और उसके अलावा कहीं दूर जो सड़कों से थोड़ा दूर पेड़ हैं उन पे उगी हुई लिचन को आप देखें। ऑन द ट्रीज नियर what you can say about the levels of polluting substances near roads and away from the roads on the basis of your findings। मतलब यहाँ पे जब आप स्टडी करोगे तो आप देखोगे जो लिचन के पौधे पेड़ों के पास होंगे उनका रंग कुछ अलग होगा, डल होगा, जबकि जो सड़कों से थोड़ा दूर होंगे पेड़ उन पे जो उगी हुई लिचन होगी वो कहीं सेहतमंद दिखेगी, क्योंकि वहाँ पे जो धुआं है वो कम होता है। तो अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक है वाटर अ वंडर लिक्विड। मतलब पानी एक बहुत बढ़िया एक चमत्कारी लिक्विड।
वाटर ऑक्यूपाइज अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ अर्थ्स सरफेस, मतलब जो पानी है वो हमारी जो धरती है उसका एक बहुत बड़े एरिए को कवर करता है। एंड इज़ ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड, और इसके अलावा ज़मीन के नीचे भी मिलता है। सम अमाउंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा जो पानी है उसकी कुछ मात्रा जल वाष्पों के रूप में जो हवा में भी, एटमॉस्फेयर में भी या वातावरण में भी मिलती है। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज़ फाउंड इन सीज, ओशंस एंड इज सलाइन। जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है वो हमारी पृथ्वी पे समुंदर में और महासागरों में मिलता है, एंड इज सलाइन, और वो नमकीन होता है। फ्रेश वाटर इज़ फाउंड फ्रोजन इन द आइस कैप्स एट द टू पोल्स एंड ऑन द स्नो कवर्ड माउंटेन्स। और जो ताज़ा पानी होता है वो अक्सर हमारी पृथ्वी के दोनों पोल्स, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ही मिलता है, जो जमी हुई बर्फ़ के रूप में होता है। और इसके अलावा जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स, मतलब जो बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ होती हैं, ये वहाँ मिलता है। द अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड इज़ ऑल्सो फ्रेश। इसके अलावा जो धरती के नीचे पानी है वो, या फिर नदियों में या झीलों में या फिर तालाबों में मिलने वाला जो पानी होता है वो भी फ्रेश होता है। हाउ एवर द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। परंतु फिर भी किसी जगह पे कितना फ्रेश वाटर अवेलेबल होगा, ये बात जगह की जगह पे अलग अलग है। मतलब कहीं पे या किसी जगह पे बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर अवेलेबल है और कहीं पे बहुत कम है। प्रैक्टिकली एवरी समर मोस्ट प्लेसेस हैव टू फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। बट अक्सर ये ऐसा होता है कि गर्मियों में सभी जगहों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। एंड इन रूरल एरियाज़ वेयर वाटर सप्लाई सिस्टम हैव नॉट बीन इंस्टॉल्ड। और इसके अलावा गांव की ऐसी जगह हैं जहाँ पे वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं होता, मतलब जहाँ पे टैंकियों और पानी की टंकी बनाकर या किसी अलग तरह से मशीनों द्वारा पानी नहीं पहुँचाया जाता। People are forced to spend considerable amount of time in fetching the water from the फार अवे रिसोर्सेज। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी शहरों में ना होकर, जैसे गांव में जहाँ पर पानी पीने का पानी पहुँचाने के कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पे बहुत से लोग जो हैं गर्मियों में उनका एक लंबा समय एक अच्छी जगह से पानी ढोकर लाने में ही निकल जाता है। बट वाई इज़ वाटर सो नेसेसरी। परंतु ये जो पानी है ये इतना ज़रूरी क्यों है। एंड डू ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर वाटर। क्या सभी जो जीव जंतु हैं उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है। ऑल द सेलुलर प्रोसेसेस टेक प्लेस इन वाटर मीडियम। सच्चाई तो ये है जितने भी हमारे जो सेल के स्ट्रक्चर के चेंजेस हैं, मतलब हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनमें जितने भी बदलाव आते हैं वो सब पानी की वजह से ही होते हैं। ऑल द रिएक्शंस दैट टेक प्लेस विद इन आवर बॉडी एंड विद इन द सेल्स अकर बिटवीन द सब्सटेंसेस दैट आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। मतलब जितने भी बदलाव जो है हमारी बॉडी में या हमारी बॉडी के सेल्स में आते हैं, वो सारे बदलाव जितने हैं वो सब उन्हीं सब्सटेंसेस, उन्हीं चीज़ों के बीच में होते हैं जो कि पानी में घुली होती हैं। मतलब हमारे शरीर में जितना भी पानी है उसमें जो चीज़ें घुली होती हैं या घुलनशील होती हैं वही चीज़ें हमारे सेल्स में अलग अलग चेंजेस लाती हैं। Substances are also transported from one part of body to the other in the dissolved form। तो बहुत जो चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह भी पानी में घुलकर ही सफ़र करती हैं। Hence organisms need to maintain the level of water within their body इन ऑर्डर टू स्टे लाइव। तो इसी वजह से जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें उनकी बॉडी को अलग अलग प्रक्रियाएं करने के लिए अपने में एक ख़ास लेवल तक पानी की मात्रा बना कर रखनी ज़रूरी है ताकि वो ज़िंदा रह सके। टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स रिक्वायर फ्रेश वाटर फॉर दिस बिकॉज देयर बॉडीज़ कैन नॉट टॉलरेट और गेट रिड ऑफ हाई अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व सॉल्ट इन सलाइन वाटर। मतलब जितने भी तटों पे या फिर ज़मीन के ऊपर रहने वाली जीव जंतु हैं या जीवित प्राणी हैं उन सबको एक तरह से
फ्रेश पानी मतलब ताज़ी पानी की ज़रूरत होती है ताकि उनकी बॉडी ताज़ी पानी में अपनी एक्टिविटीज़ को कर पाए, क्योंकि ये जो ज़मीन पे रहने वाले प्राणी हैं इनके शरीर में ऐसा कोई गुण नहीं होता जिसकी वजह से वो नमकीन पानी को फ्रेश पानी में बदल पाएँ, या फिर जो जितने भी नमकीन पानी के नमक हैं उनको डाइजेस्ट कर सकें। Thus water source need to be easily accessible to animal and plants to survive on land। तो इसीलिए ये जो जीवित रहने वाले जानवर हैं या पौधे हैं इनके लिए फ्रेश वाटर पानी का जो रिसोर्स है वो इनके आसपास ही होना ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग करते हैं हमारी एक्टिविटी 14.8। तो देखिए, सिलेक्ट अ स्मॉल एरिया से 1 मीटर स्क्वायर नियर अ वाटर बॉडी, इट मे बी रिवर, स्ट्रीम, लेक और पॉन्ड। अब आप देखिए कि आप जैसे कोई नदी हुई, कोई झरना हुआ, या फिर कोई झील हुई, उसके पास आप एक खास एरिया देख लीजिए। अब उसके बाद है काउंट द नंबर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दिस एरिया। अब उस खास पर्टिकुलर जगह में आप देखिए कि वहाँ पे कितने पौधे हैं, कितने जानवर हैं, और आप उन्हें काउंट कीजिए। ऑल्सो चेक द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ स्पीशीज़। इसके अलावा उस पर्टिकुलर जगह पे कितने इंसान हैं या कितनी तरह के जीवित प्राणी हैं, आप उनको भी गिनिए। कंपेयर दिस विद द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स फाउंड इन द एरिया ऑफ सेम साइज इन अ ड्राई रॉकी रीजन। अब आप उतना ही क्षेत्रफल या उतना ही एरिया आप किसी ऐसी जगह पे देखें जहाँ जहाँ पे बहुत सूखा पड़ता हो, तो वहाँ पे उतनी ही जगह पे मिलने वाले प्राणी जीव जंतुओं की संख्या काउंट कीजिए। इज़ द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द सोइल लाइफ सेम द सेम इन बोथ द एरियाज़। क्या आपको लगता है कि दोनों जगह पे जो प्लांट मतलब जो जानवर हैं जो इंसान है उनकी जो मात्रा है, जो उनका काउंट है, वो दोनों जगह पे सेम है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जहाँ पे पानी की मात्रा आसानी से अवेलेबल है वहाँ पे जीव जंतु और रहने वाले इंसानों की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन जहाँ पे पानी की मात्रा अवेलेबल नहीं है वहाँ पे ये जनसंख्या कम होगी। अब इसके बाद है एक्टिविटी 14.9। सिलेक्ट एंड मार्क आउट अ स्मॉल एरिया इन सम अनयूज्ड लैंड और नियर योर स्कूल। मतलब आप एक ख़ास क्षेत्रफल जितना एरिया जो है ज़मीन का वो आप उतना मार्क लगाएं। एक अनयूज्ड लैंड मतलब वो कौन सी जगह हो, वो हो ऐसी जगह जहाँ पे जो धरती है उसे उपयोग में नहीं लाया गया, ज़मीन को उपयोग में नहीं लाया गया, या तो ये कोई खुली जगह हो या फिर आपके स्कूल के पास की भी कोई जगह हो सकती है। As in the above activity, count the number of the different animals and plants in this area and the number of individuals of each species। तो आप इस जगह पे जितने भी इंसान हैं या जितने भी जीव जंतु हैं उनके बारे में जानें और उनकी गिनती करके रखें। रिमेंबर टू डू दिस इन द सेम प्लेस ट्वाइस अ ईयर। और इस बात को याद रखें कि आप सिर्फ उसी जगह पे ये जो एक्टिविटी है मतलब वहाँ की जनसंख्या को गिनना, ये आप साल में 2 बार करेंगे। वंस ड्यूरिंग द समर, एक जो है आप उसे गर्मी के मौसम में करेंगे एंड ड्राई सीजन और सूखे मौसम में, एंड वंस आफ्टर इट हैज़ रेड, और दूसरा आप करेंगे बारिश के बाद मतलब जब वहाँ पे बरसात हुई हो। नाउ आंसर, वर नंबर सिमिलर बोथ द टाइम्स। क्या जो वहाँ की जनसंख्या थी वो दोनों समय सेम थी? बिल्कुल भी नहीं। गर्मियों में जनसंख्या कम हो जाती है क्योंकि जो जीवित प्राणी हैं उन्हें पानी की ज़रूरत रहती है, तो अगर जगह ड्राई है तो वहाँ से दूर पानी के पास चले जाते हैं। इन विच सीज़न डिड यू फाइंड मोर वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स? तो डेफिनेटली रेनी सीज़न में हमें ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। इन विच सीज़न डिड यू फाइंड मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ईच वैरायटी? वो भी डेफिनेटली बारिश के सीज़न में, रेनी सीज़न में हमें ज़्यादा वैरायटी मिलती है। आफ्टर कंपाइलिंग द रिजल्ट्स ऑफ द अबव टू एक्टिविटीज़, जब आपने इन दोनों एक्टिविटीज़ के रिजल्ट्स को इकट्ठा किया, थिंक इफ़ देयर इज़ एनी रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ अवेलेबल वाटर एंड द नंबर
एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट कैन लिव इन द गिवन एरिया। तो अभी तक जब आपने जो एक्टिविटीज़ की वहाँ से आप ये बात का निष्कर्ष निकालिए, इस बात का रिजल्ट निकालिए कि क्या बारिश का होना या वहाँ पे पानी का होना और जो वहाँ पे जीवों की जनसंख्या मिली है उन दोनों में क्या कोई सीधा रिलेशन है? बिल्कुल है। अगर वहाँ पे पानी होगा तो डेफिनेटली जब भी वहाँ पे पानी होगा तो वहाँ पे रहने वाले जीवों की संख्या बढ़ जाएगी, और जब पानी कम होगा तो रहने वाले जीवों की जनसंख्या जो है वो कम हो जाएगी। If there is a relationship, where do you think would you find a great variety and abundance of life? मतलब अगर यहाँ पे इनमें कोई संबंध है तो आपको क्या लगता है कि आपको जो बहुत से लोग हैं वो कहाँ मिलेंगे, या फिर आपको जो है जो ज़्यादा किस्म की जीवित प्राणी है वो कहाँ मिलेंगे? ऑब्वियसली जहाँ पे पानी होगा वहीं पे मिलेंगे। अब इसके बाद है find the map showing the rainfall patterns in the atlas and predict which states of India would have maximum biodiversity and which would have the least। मतलब आप एटलस लें, उसमें भारत के ऐसी जगहों को मार्क करें जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और फिर उसके बाद आप ये देखें कि कहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मतलब पानी की वजह से जो लोग हैं वो ज़्यादा मिलते हैं और पानी न होने की वजह से लोगों की जनसंख्या कम हो जाती है। कैन वी थिंक ऑफ एनी वे ऑफ चेकिंग द वेदर द प्रिडिक्शन इज़ करेक्ट। अब आप ये देखिए कि क्या आप कोई ऐसा तरीका ढूंढ पाएंगे जिससे आप ये पता कर सकें कि जो आपने सोचा है, जो आपने बताया है वो बिल्कुल सही है। मतलब जहाँ पे पानी है वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या और जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे जनसंख्या कम है। The availability of water decides not only the number of individuals of each species that are able to survive in a particular area, but it also decides the diversity of life there। मतलब पानी का होना किसी एक जगह पे केवल यही निश्चित नहीं करता कि वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सी जनसंख्या, बहुत से जीव जंतु मिलेंगे, परंतु वो ये भी परंतु वो ये भी डिसाइड करता है कि वहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ मतलब कितनी तरह के लोग किस तरह से जिएंगे ये भी डिपेंड करता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ नॉट द ओनली फैक्टर दैट डिसाइड्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ इन द रीजन। परंतु एक देने योग्य बात यह है कि केवल पानी का होना ही किसी जगह पे जीवन का होना निर्धारित नहीं करता। अदर फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सॉइल ऑल्सो मैटर। इसके अलावा वहाँ पे कितना तापमान रहता है या वहाँ की मिट्टी कैसी है ये भी बात ज़रूरी है। बट वाटर इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्सेज विच डिटरमिन द लाइफ ऑन लैंड। परंतु फिर भी जो पानी है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से पृथ्वी पे जीवन का होना पॉसिबल हुआ है। अब हमारे पास है वाटर पोल्यूशन, मतलब पानी का गंदा होना। वाटर डिजॉल्व द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स दैट वी यूज इन अवर फार्म्स। जो पानी है उसमें जितने भी हम फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स मतलब जितने भी हम कीड़े मार दवाइयाँ या जितने भी हम खाद प्रयोग करते हैं वो पानी में घुल जाती है। सो सम परसेंटेज ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर वॉश्ड इनटू द वाटर बॉडीज़। और इनमें से जो कुछ हिस्सा होता है इन दवाइयों का वो हमारे जो वाटर बॉडीज़ होते हैं मतलब जैसे नदियाँ हुई, नाले हुए, वो इन सब में बहकर चला जाता है। सीवेज फ्रॉम आवर टाउन्स एंड सिटीज़ एंड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज आर ऑल्सो डम्प्ड इनटू रिवर्स और लेक्स। मतलब जो हमारे शहर हैं वहाँ से जो सीवेज होता है मतलब जो गंदा पानी होता है वो, और उसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ है उनका जो गंदा पानी होता है वो सब भी नदियों और नालों में फेंका जाता है। स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज ऑल्सो यूज़ द वाटर फॉर कूलिंग in various operations and later return this hot water to the water bodies। जो बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो पानी को इस पानी को प्रयोग करती है कूलिंग एक्टिविटीज़ मतलब बहुत सी ठंडी करने वाली चीज़ों के लिए वो इस पानी को प्रयोग करती हैं, और इसके बाद जब ये पानी गर्म हो जाता है तो इसे नदियों नालों में छोड़ देती हैं। अनदर मैनर इन विच द टेम्परेचर ऑफ दूसरा तरीका जिससे कि जो पानी का तापमान है ऑफ द वाटर इन रिवर्स कैन बी इफेक्टेड इज व्हेन वाटर इज
रिलीज फ्रॉम द डैम, मतलब दूसरा जो तरीका जिसकी वजह से जो पानी है नदियों नालों का उसका तापमान बढ़ जाता है वो है जब हम पानी को डैम्स से छोड़ते हैं। द वाटर इनसाइड द डीप रिजर्वायर वुड बी कोल्डर देन द वाटर एट द सरफेस विच गेट्स हीटेड बाय द सन। मतलब जो पानी के तालाब होते हैं उनमें जो पानी है ऊपर के तल में, मतलब जो उसकी ऊपरी सतह रहती है वहाँ सूरज की गर्मी की वजह से पानी गर्म हो जाता है, लेकिन वहीं उसकी जो नीचे की सतह रहती है वहाँ पे पानी ठंडा रहता है। ऑल दिस अफेक्ट द लाइफ फॉर्म्स दैट आर फाउंड इन दीज वाटर बॉडीज इन वेरियस वेज। तो जो पानी का तापमान है इसका बढ़ना जो है या अलग अलग तरह का जो तापमान होता है ये उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के जीवन पे बहुत बुरा असर डालता है। इट कैन एनकरेज द ग्रोथ ऑफ सम लाइफ फॉर्म्स एंड हार्म सम अदर लाइफ फॉर्म्स। मतलब जहाँ पे जो पानी है वो सही तापमान में नहीं है तो उसकी वजह से कुछ खतरनाक जीव जंतु पैदा हो सकते हैं या जीवित रह सकते हैं, और जहाँ पे पानी अधिक ठंडा है उसकी या ठंडा या सही तापमान में पानी है उसकी वजह से बहुत से जीव जंतु, सही या अच्छे जीव जंतुओं का जीवन भी बढ़ सकता है। दिस अफेक्ट्स द बैलेंस बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स which has been established in that system। और इसकी वजह से क्या होता है जो अलग अलग जीव जंतु हैं उन्होंने जो लाइफ साइकिल बनाया होता है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सो वी यूज़ द टर्म वाटर पोल्यूशन टू कवर द फॉलोइंग इफेक्ट्स। मतलब तो जो हम एक टर्म यूज़ करते हैं वाटर पोल्यूशन उसमें हम क्या क्या कवर करते हैं चलिए जानते हैं। द एडिशन ऑफ द अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस इन द वाटर बॉडीज़। मतलब हम पानी में को वाटर पोल्यूटेड वाटर कब बोलते हैं, द एडिशन ऑफ द अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस टू द वाटर बॉडीज़। ऐसा तब होता है जब जो पानी है उसमें ना चाहने वाले पदार्थ आकर मिल जाते हैं। दीज सब्सटेंसेस कुड बी फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग यूज्ड इन फार्मिंग और दे कुड बी पॉइजनस सब्सटेंसेस। और ये क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये हो सकते हैं जो हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर सकते हैं वो, उसके अलावा जो हम कीड़े मारने की दवाइयाँ खेती बाड़ी में यूज़ कर सकते हैं वो, और दे कुड बी पॉइजनस सब्सटेंसेस। और या फिर इसके अलावा कुछ जहरीले पदार्थ भी हो सकते हैं लाइक मर्कुरी सॉल्ट, जैसे कि कई पारे वाले नमक रहते हैं विच आर यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्रीज़। जैसे कि कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि हम पेपर बनाने की इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। दिस कुड ऑल्सो कॉज द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स लाइक द बैक्टीरिया विच कॉजेज कॉलरा। और ये जो ऐसे इम्प्योरिटीज़ हैं या जो ऐसी गंदगी है वो कुछ ऐसी बीमारियां के विषाणु पैदा कर सकते हैं जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं, जैसे कि हैजे के विषाणु। अब हमारे पास है द रिमूवल ऑफ द desirable substances from the water bodies। Dissolved oxygen is used by animals and plants that live in water। Any change that reduces the amount of this dissolved oxygen would adversely affect these aquatic animal organisms। The other nutrients could also be depleted from the water bodies। मतलब जो हमारे पानी वाली चीज़ें हैं, जो हमारे पानी के स्रोत हैं, अगर उनमें हम जो सही चीज़ें हैं अगर वो ना हो, मतलब जैसे ऑक्सीजन की जितनी मात्रा चाहिए अगर उतनी ना हो, उससे कम हो, तो उस केस में भी हमें बहुत नुकसान होता है। जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है इसे बहुत से जीव जंतु हैं वो अपने जीवित रहने के लिए, या बहुत से पानी में रहने वाले जो पौधे हैं वो अपने जीवन के लिए प्रयोग में लाते हैं। अगर किसी भी कारण से ये जो घुली हुई ऑक्सीजन है इसकी मात्रा कम हो जाती है तो ये जो पानी में रहने वाले पौधे या पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं इनके जीवन पे बुरा असर होता है। इसके अलावा जो पानी है अगर उसमें से जो बाकी के पोषक तत्व हैं अगर वो भी कम होते हैं तो इससे हम पानी में रहने वाले जीव जंतुओं और पौधों पे बुरा इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद है अ चेंज इन टेम्परेचर, मतलब तापमान में चेंज होना। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द वाटर बॉडी वेयर दे लिव। मतलब जो पानी में रहने वाले जीव जंतु या पौधे होते हैं वो एक खास तापमान पे ही वहाँ पे ज़िंदा रह पाते हैं। एंड एनी सडन चेंज इन दिस टेम्परेचर वुड बी डेंजरस फॉर देम। और अगर कहीं तापमान में कोई अचानक से चेंज आता है तो वो उनके लिए नुकसानदायक होता है। एंड अफेक्ट देयर ब्रीडिंग, और इससे उनके बढ़ने की जो
तरीके हैं उन पे भी असर पड़ सकता है। द एग्स एंड लार्वा ऑफ द वेरियस एनिमल्स आर पर्टिकुलरली ससेप्टेबल टू द टेम्परेचर चेंजेस। मतलब जो बहुत सी मछलियाँ हैं या बहुत से पानी में रहने वाली जीव जंतु हैं, अगर तापमान में बदलाव आता है तो उसकी वजह से उनके अंडे देने पे या उनके बढ़ने के तरीक़ों पे बुरा असर पड़ सकता है। अब हमारे पास है चलिए, नहीं तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको वाटर पोल्यूशन तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। चैप्टर का अगला भाग आपको पार्ट 3 में मिलेगा, जो कि जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा, ताकि जब भी आपकी क्लास का वीडियो आए तो आपको आसानी से पता लग जाए। सो कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। Thank you.